अंतर्गत सरकार विनिर्माण क्षेत्र के उचित विकास के लिए जिससे देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक हो। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक हो तथा रोजगार में 10% अतिरिक्त वृद्धि हो। यानी आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है यही बन सकता है कि नई विनिर्माण नीति या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। एक लाइन में आपका जवाब कितना है? 25%। सीधा सा बात याद रखिए केवल कि विनिर्माण क्षेत्र में कितना योगदान देना है जीडीपी का? 25%। और कितने प्रतिशत नए रोजगार का सृजन करना है? 10% अतिरिक्त। दो बात। तीसरी बात यहाँ पर आ रही है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में लिखिएगा एक लाइन और, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में सतत विकास सतत विकास को इसका अभिन्न अंग बनाया गया। सतत विकास, कोई जानता है सतत विकास के बारे में? जो निरंतर चले। ऐसा कौन है भाई जो निरंतर चलता है? सर पर्यावरण और औद्योगिक विकास जी पूरा बताइए आंसर। छोटा सा बोल कर चुप हो जाएंगे तो फिर नहीं सुनता। पूरा बताइए जी। बिल्डिंग बनना सतत विकास नहीं है भाई। सतत विकास की जो अवधारणा है, पर्यावरण और औद्योगिक विकास को एक सम्मिलित करने मतलब सम्मिलित कर जो विकास होता है उसे सतत विकास की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखा। हम अगर भविष्य को नहीं देख पाएंगे, हम पर्यावरण को नहीं देख पाएंगे तो फिर विकास नहीं। कैसा विकास भाई? आज आप विकास कर रहे हो, चीन पूरा कोयला निकाल ले रहा है। चीन के बाद 2050 के बाद कोई कोयला नहीं बचेगा। काहे का विकास भाई? 2100 के बाद बताया जा रहा है पूरी पृथ्वी से कोयला गायब हो जाएगा, खाली म्यूजियम में मिलेगा। आप उद्योगों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए जंगल खत्म करते जा रहे हैं। ये कैसा विकास है? तो ये विकास नहीं। लेकिन अब हम कह दें कि नहीं उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा, खाली जंगल रहेगा, तो
तो हम फिर जंगल राज भी नहीं रहने देंगे, ना जंगल रहने देंगे केवल। तो यानी चतुर्दिक विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, और एक ऐसा विकास जो आज भी हो और कल भी रहे, आने वाली पीढ़ी भी उन वस्तुओं सामग्रियों का प्रयोग कर सके, उनको देख सके, ये विकास। तो नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सतत विकास को राष्ट्रीय उत्पादन नीति को एक इसका अभिन्न अंग बनाया। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये आपका हो गया सतत विकास। तो उद्योगों के विकास के लिए इतने प्रकार के प्रयास किए गए। अब जरा देखिए अगला प्रयास क्या है। सरकार देश के पूरे उद्योग के विकास के लिए तो प्रयासरत है कि हर प्रकार के उद्योग का विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर और प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास वास्तव में। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, अगर उनके विकास पर विशेष बल नहीं दिया जाएगा तो ये घाटे में आ रहे और ये नुकसान हो रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विकास के लिए सरकार ने फिर क्या किया भाई? सरकार फिर से प्रयास करी। सरकार ने नया प्रयास किया। क्या प्रयास किया? एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी नवरत्न का। कौन सा कॉन्सेप्ट? नवरत्न। ये क्या है भाई? नवरत्न का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने तो नवरत्न नमकीन देखी है, क्यों? नवरत्न का नमकीन खाया और कोई कॉन्सेप्ट है? नवरत्न का दूसरा कॉन्सेप्ट अकबर के दरबार से था। नवरत्न का और किसी के दरबार से कॉन्सेप्ट है? तेल का भी कॉन्सेप्ट है। और किसी के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, छपड़क, बारहमिहिर, ये सब याद रखिए। इतिहास को भी समझिए, इतिहास को भी लिख करके याद रखिए कि आप लोग चीजों को बनाइए, उनको बड़े अच्छे से सारगर्भित तरीके से बन करिए। नवरत्न का कॉन्सेप्ट ठीक है ना? तो ये जो नवरत्न का था कि भाई हमारी जो कुल कंपनियां हैं उनमें से कुछ कंपनियां 1991 के बाद लाभ देने की ओर आगे बढ़ती, पहले भी दे रही थी। तो वो जब लाभ देने की ओर आगे बढ़ते रहे तो ये बात आई कि भाई इनको कुछ ज़्यादा छूट दिया गया, तो इनको कुछ उदार बनाया गया, इनके लिए कुछ ज़्यादा छूट दिया गया। तो क्यों क्या छूट दिया गया कि भाई आप इतने तक की जो इन्वेस्टमेंट हो अपने बिना सरकार के निर्णय भी कर सकते हो, सरकार का हस्तक्षेप नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यवसाय करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट दिया गया नवरत्न कि इनको फ्रीडम दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। भाई जैसे आप धीरे से बड़े हुए तो घर वालों ने कहा कि आप साइकिल चला सकते हो, एक समय के बाद तो कहा होगा। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो भाई अब आप स्कूटी या बाइक चला सकते हो। थोड़ा और बड़े होंगे तो आपसे कहा जाएगा भैया आप कार भी चला लिए। तो यानी फिर कुछ और बड़े होंगे तो घर से बाहर जाने की परमिशन। तो एक धीरे धीरे ये समय आता जाता है। इसी को आप कह सकते हो, यहीं पर आप बात कर सकते हो कि नवरत्न का ऐसे कॉन्सेप्ट है कि सरकार इनको एक फ्रीडम दी, एक छूट दिया कि अब आप ऐसा कर सकते हो। तो पहले नवरत्न का कॉन्सेप्ट है। नवरत्न की सफलता को देखते हुए महारत्न का कॉन्सेप्ट आया। महारत्न की सफलता का कॉन्सेप्ट देखते हुए मिनी रत्न 1 का कॉन्सेप्ट आया और फिर उसके बाद मिनी रत्न 2 का कॉन्सेप्ट आया। यानी आज के डेट में उद्योगों की के लिए कितने कॉन्सेप्ट है? 4। अब उन्हीं चारों को पहले नोट कर लीजिएगा। अब नंबर 1 पर आप लिखिए 10%। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए तब उसको लिखवाते हैं। भारत सरकार 1991 के पश्चात या 1991 की नीति के पश्चात की नीति के पश्चात उद्योगों को या सार्वजनिक उद्योगों को, ऐसे लिखिएगा, सार्वजनिक उद्योगों को
अधिक छूट देने के लिए योजना लेकर आई। इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, या ये इनका, हाँ ये देखिए, इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। नंबर 1 महारत्न। महारत्न लिखिएगा, महारत्न योजना की शुरुआत 2009 में किया गया। महारत्न दर्जा प्राप्त उद्योग स्वतंत्र रूप से अधिक निवेश कर सकते थे या कर सकते हैं, अधिक निवेश कर सकते हैं। इनके व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप कम होगा, या इनके व्यवसाय पर सरकार का हस्तक्षेप कम होगा। अब देखिए, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के मानक या शर्तें, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें मानक कुछ भी नहीं सकते। भाई कैसे किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलेगा, क्या करना होगा उसे? तो लिखिए, नंबर 1, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध, शेयर बाजार, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध। अब कैसे कहोगे आप कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है? भाई स्टॉक एक्सचेंज होता है और स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट कराना होता है। ये बात मैंने उस दिन बताई थी, नहीं बताई थी आपको, कि कैसे कोई कंपनी शेयर मार्केट में इनलिस्ट होती है? बताई थी ना, कि भाई जब भी कोई कंपनी नया शेयर जारी करेगी तो शेयर जारी करने से पहले उसे प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। अगर वह सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और अगर वह निजी कंपनी है तो उसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, स्थानापन्न प्रविवरण लिखाया था ना, यस सर, कि उसे क्या जारी करना होगा? स्थानापन्न प्रविवरण। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन ये बन रहा महारत्न दर्जा प्राप्त कीजिए कि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट हो। पहला कंडीशन होगा। फिर देखिए दूसरा, उसके न्यूनतम कारोबार या न्यूनतम औसत कारोबार 20,000 करोड़ का हो।
कितने का व्यापार करता हो साल भर में? 20,000 करोड़ का औसत कारोबार करता है। और अगला कंडीशन लिखिएगा, औसत शुद्ध लाभ, एवरेज नेट प्रॉफिट, औसत शुद्ध लाभ 2500 करोड़ का। और फिर लिखिएगा औसत नेटवर्थ, एवरेज नेटवर्थ 15,000 करोड़ का। एवरेज नेटवर्थ कितना होगा? 15,000 करोड़। नेक्स्ट कंडीशन, कंपनी का विदेशों में भी व्यापार हो, कंपनी का विदेशों में भी व्यापार हो। और एक लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है कि कंपनी का पहले से ही नवरत्न दर्जा प्राप्त हो, कंपनी पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। कंपनी पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त। ठीक है ना? तो अब ये कंडीशन अगर कोई कंपनी फॉलो करेगी, फुलफिल कर लेगी, तो वो क्या होगा? उसे महारत्न का दर्जा कौन देगा? सरकार। और महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात वो अपना स्वतंत्र रूप से अधिक व्यापार करे, चाहे देश के अंतर्गत व्यापार करे चाहे विदेशों में, उसे व्यापार करने की कुछ स्वतंत्रताएं। क्लियर है? यस सर। एक तो ये कंडीशन हो गई भाई महारत्न का दर्जा। अब आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा जो अपडेट कर करेगा आपको पढ़ना, वो मैं नंबर लिखाऊंगा नहीं, खाली इसलिए क्योंकि संख्याएं इसकी बदलती हैं, और हम अगर लिखा देंगे तो आप वही केवल कहोगे कि सर ने लिखाया वही याद कर लिया। हमने आपसे कहा कि महारत्न कितने हैं, तो हो सकता है कि आज हम पढ़ाएं और एक महीना बाद नया महारत्न आ जाए आपके सामने। संभव कोई ऐसा तो हर महीने तो नहीं नया आएगा, लेकिन 1 साल 2 साल में एक नया महारत्न क्रिएट हो जाता है। तो आपका एक काम करिए, जब मोबाइल निकालिए, तो लिखिए मोबाइल निकालिए अपना, हम नहीं लेंगे भाई आपका मोबाइल। अब उस पर डाल दीजिए महारत्न कंपनियों की संख्या। दो 2025 डाल दीजिएगा तो नया बताएगा आपसे। हालांकि आजकल AI हमेशा नया ही बता रहा है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, तो 14 कंपनियां हैं। तो अभी लिखिए नहीं इसको, हम इसलिए बार बार मना कर रहे हैं कि लिखाना तो हम लिखवा दिए होती। अब जैसे आप आपने सर्च किया, जब भी कभी एग्जाम देना, ये कभी 2-4-6 महीने बाद एक बार जोड़कर देखिए, तो एक आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई कितने हैं बस। ठीक है ना? और एक प्रयास और करिएगा जो आखिरी में बढ़ेगा। जैसे इसमें 14वें नंबर पे कौन है जी? 14वें नंबर पे कौन सा है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये 14वां है इस समय का। अब आपसे आ जाएगा कि वर्तमान में 14वां महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी कौन सा है, तो आपको जवाब देना है। हो सकता है कल 15 हो जाए तो आपसे 15 पूछा जाएगा, हो सकता है 18 हो जाए तो आपसे 18 पूछा जाएगा। यानी जो आखिरी में जुड़ता है उसी का नाम कभी पूछा जाता है। ये भाई आपको देखिए होता क्या है कि आपसे कहा जाए कि आपको महारत्न तैयार करना है और आपने 14-15 महारत्न तैयार कर लिया, आप क्या फायदा? क्योंकि क्वेश्चन तो वो आखिरी वाले से आएगा, जो नया जुड़ा उससे आएगा। या ये क्राइटेरिया बार बार पूछा जा रहा है, IAS के भी प्री में पूछा जा रहा है और PCS के भी प्री में पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने आपको क्राइटेरिया पूरा लिखा दिया कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और नंबर आखिरी वाला पूछा जाएगा।
वर्तमान में 14 है, आने वाले समय में जो भी होगा उसको आप देखिए। अब लिखिए महारत्न कंपनी, सॉरी नवरत्न कंपनी। महारत्न के बाद नवरत्न। नवरत्न कंपनी के लिए या नवरत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त के लिए सार्वजनिक उपक्रम को निम्नलिखित मानक पूरा करने होते हैं। निम्नलिखित मानक पूरा करने होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई नवरत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आएगा? तो वहीं पर जहां पर नवरत्न लिखा केवल ब्रैकेट में लिख दीजिए 1997। ये कॉन्सेप्ट कब से है? 1957। अरे 97। तो लिखिएगा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 6 मानक निर्धारित किए गए हैं। जो अग्रलिखित दे आर फॉलोइंग। नंबर 1, कुल परिसंपत्तियों की तुलना में विशुद्ध लाभ। कुल परिसंपत्तियों की तुलना में विशुद्ध लाभ एक पैरामीटर है। भाई इतना लाभ होना चाहिए, वो बदलता रहता है, इसलिए खाली आपको कंडीशन लिखना है। दूसरा, कुल लागत की तुलना में सेवा लागत का प्रतिशत। भाई नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कास्ट ऑफ लेबर ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि केवल रॉ मटेरियल का ही कास्ट ज्यादा हो, सेवा सर्विसेज का कास्ट कम हो। तो सेवा लागत की लागत उसमें देखी जाएगी कि ये पैरामीटर है कि नहीं। देखिए, पूंजी नियोज्य की तुलना में मूल्य ह्रास से पूर्व लाभ, मूल्य ह्रास से पूर्व लाभ, ब्याज व कर। नेक्स्ट पॉइंट, टर्नओवर की तुलना में, यानी कुल बिक्री की तुलना में, टर्नओवर ब्रैकेट में कुल बिक्री, टर्नओवर की तुलना में मूल्य ह्रास से पूर्व लाभ, ब्याज व कर। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट,
प्रति शेयर अर्जन / लाभ। आप लोग शेयर और खरीदते कि नहीं भाई? शेयर और नहीं खरीदते? शेयर पे जो लाभ मिलता है उसे क्या नाम देते हैं? जब आप कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो शेयर का जो प्रॉफिट होता है उसे क्या कहते हैं? भाई शेयर पर जो लाभ होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, लाभांश। क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको याद रखिएगा, शब्द का द्वारा कहीं असता पूछे जाते। तो प्रति शेयर डिविडेंड कितना है, प्रति शेयर लाभ कितना है, ये देखा जाता है। ये बहुत मायने का क्राइटेरिया है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च लाभांश दर होनी चाहिए। लाभांश दर निम्न होगा तो फिर नवरत्न का दर्जा। तो लाभांश यानी डिविडेंड लिख लीजिए, चाहो तो अलग से लाइन भी कहीं पर कि शेयर पर होने वाला लाभ डिविडेंड / लाभांश कहलाता है। हिंदी में डिविडेंड जरूर लिखिएगा। कितने क्राइटेरिया हो गए? हाँ, 5 हो गए हैं। आखिरी लिखिएगा 6वां, इसीलिए हमने कहा महीने को 6 पहले पूरा हो गया हो। तो 6वां आपका है अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन। अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन ये क्या होता है भाई? इसको जरा समझ लीजिएगा। अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन का मतलब बनता है कि जिस क्षेत्र की वो कंपनी है उस क्षेत्र में और भी कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, कितना सेल कर रही है, कैसा टर्नओवर कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, उनसे इनका कंपेयर किया जाएगा। जब इनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा तभी इन्हें नवरत्न का दर्जा। तो इन 6 क्राइटेरिया के आधार पर उनका मार्किंग होगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर दिया होगा और 100 नंबर में से कम 60 नंबर अर्जित करना जरूरी है। यानी पास होने के लिए यहाँ पर कितने नंबर चाहिए? 60। मतलब आपके पास होने के लिए, नवरत्न का मानक प्रांत पाने के लिए कितना नंबर चाहिए? 60। तो ये हो गया नवरत्न का दर्जा। अब यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि हम आपसे नवरत्न कंपनी की संख्या नहीं लिखाएंगे, आपको जब एग्जाम देना होगा तब उसकी संख्या वापस, क्योंकि वो करंट अफेयर्स की बात है। तो नंबर से यहाँ पर नहीं लिखवा रहे। अब लिखिए मिनी रत्न 1। मिनी रत्न 1 तो लिखिएगा नवरत्न और महारत्न को स्वीकार करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हुए अप्रत्याशित लाभ को देखते हुए मिनी रत्न की अवधारणा अस्तित्व में आई। मिनी रत्न की अवधारणा 2 श्रेणियों में है। पहला लिखिए मिनी रत्न 1। मिनी रत्न 1 इसके अंतर्गत
उन कंपनियों को सम्मिलित किया गया है जिनका किसी एक वर्ष में 30 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ, तथा कंपनी लगातार 3 वर्षों में या 3 वर्षों तक प्रॉफिट में रहा हो, लगातार 3 वर्षों तक वो प्रॉफिट में रहा हो और किसी एक साल में 30 करोड़ रुपया कमाया हो। ठीक, क्राइटेरिया खाली है कि लगातार 3 वर्षों तक प्रॉफिट कमाया हो, किसी एक साल 30 करोड़ से ज्यादा। ठीक, संख्या यहां पर नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, फिर लिखिएगा मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 2 क्या है भाई क्राइटेरिया? केवल एक क्राइटेरिया यहां पर है, कंपनी लगातार 3 वर्षों तक प्रॉफिट में। देखिए, कंपनी लगातार 3 वर्षों तक प्रॉफिट में। ठीक, तो यानी अगर कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट में है तो उसे हम मिनी रत्न 2 का दर्जा दे सकते हैं, और दे रहे हैं उनको। इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो अपना निवेश बढ़ा सके, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। अब जरा एक बात समझिएगा, हो सकता है कि आप लोग को पता हो या ना पता हो, थोड़ा मैं आपको जानकारी कर दूँ कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। निगम जितने भी हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, निगम जितने भी हैं वो अपना दैनिक व्यवसाय अपने निर्णय के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले उन्हें मंत्रालय से अनुमति देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल का सिम BSNL कंपनी है। अब BSNL को अपने टैरिफ के प्लान में चेंज करना, तो पहले क्या होगा? टॉप लेवल से डिसीजन। BSNL से पहले या दूरसंचार विभाग था तो मंत्रालय निर्णय लेता था। तो यानी यहां पर निर्णय लेने में उदार बनने की प्रक्रिया की बात है, इनको अपना निर्णय लेने के लिए छूट दिया जाने लगा। केवल मैंने BSNL का नाम लिया आपसे, बाकी इस तरह से जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, जितने भी PSUs हैं जो निगम के रूप में कार्यरत है, उनको हम बात यहाँ पर करें। निगम की परिभाषा मैंने आपको बताई थी ना, निगम किसे कहेंगे? अभी ठीक परसों क्लास में निगम की परिभाषा लिखा है, देखिए जरा परसों लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा परिभाषा? कहीं इसको याद रखते हो भाई आप लोग? अगर याद नहीं रखोगे तो हम पढ़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। याद रखिए उसको, घर जाकर के एक बार पढ़िए जरूर, याद जरूर करिए। यानी ऐसे उपक्रम जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा स्थापित होते हैं उन्हें निगम कहते हैं। RBI है, SBI है, LIC है, गेल है, भेल है, सेल है, ये सब क्या है? निगम है। गेल, भेल, सेल निगम है, लेकिन रेल नहीं। रेल डिपार्टमेंट है, ये बात ध्यान दीजिए। वैसे गेल, भेल, सेल निगम, लेकिन रेल विभाग। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये सब बहुत बड़ी, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए भाई आप लोग।
आप लोग थोड़ी अपनी जीके मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जीके पढ़ाने की चीज़ नहीं, वो सामान्य ज्ञान उसको कहते ही कहते हैं। चलिए एक शब्द हम आपको बता दें थोड़ा सा, लिखिए। ये तो बड़ी डिफरेंस होती है कि एक होता है जीके और दूसरा होता है जीए और तीसरा होता है जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज। यहाँ पर हम लोग चर्चा जीएस की करेंगे, जीके और जीए की बात नहीं हो पा रही है यहाँ। जीके मतलब सामान्य ज्ञान, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे बस्ती में कचहरी कहाँ है, हम तो कचहरी करी जाएंगे। मैंने तो सुना, वही नहीं सुना। बहुत से लोग मिले कहीं कचहरी पता ही नहीं कहाँ पे कचहरी कहाँ। और शहर के क्षेत्र को तो चलो पता भी है, देहात के क्षेत्र को माने कोई रुधौली का रहने वाला हो, कोई उधर और दूर दूर का रहने वाला है, तो लेकिन एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए ना। आपके जिले का एसपी कौन है? आपके जिले का एसपी कौन है? अभिनंदन, क्या नाम उनका? पता होना चाहिए भाई आपको। छोटी छोटी जानकारी आप नहीं करते, छोटी छोटी बड़ी जानकारी आप कहाँ से करते हो? और ये केवल आपकी एक कमी से होती है, आप न्यूज़पेपर देखते। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कोई ऐसा है जो प्रतिदिन डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हो? ये छोड़ने और पकड़ने वाला कार्यक्रम मत करिए, इसको रेगुलरिटी से करिए। अगर आप लोग देखिए, आप बहुत सारे लोग डायलमा में हैं कि अभी छोटा एग्जाम देना है, बड़ा एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। और वो भी कोई जरूरी नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, फ्रंट पेज पढ़िए, इसके बाद सीधे पीछे चले जाइए, सबसे बैक पेज इंटरनेशनल न्यूज, फिर उसके बाद इकोनॉमिक पेज, फिर उसके बाद गेम। शुरुआत के दौर में केवल ये 4 पेज आप पढ़िए, और थोड़ा सा जब स्टैंडर्ड बढ़ जाए तो 5वां पेज जो एडिटोरियल होता है उसे पढ़िए। अभी मैं आपसे एडिटोरियल नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा पैराग्राफ होता है, आप पढ़ के थक जाओगे। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल बढ़े, स्टैमिना बढ़ रहा हो, तो मेंस के लिए वो एडिटोरियल पेज बहुत जरूरी होता है। लेकिन पहला पेज और आखिरी पेज नेशनल इंटरनेशनल जो आपका है, ये तो जरूर से जरूर पढ़िए, और इकोनॉमिक और गेम्स उसमें जरूर रहना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास ही करिए भाई कि आप उनसे इतना तो पढ़ लीजिए। यहाँ कॉलेज में आता होगा न्यूज़पेपर, कॉलेज की लाइब्रेरी में, हम लोगों के समय में तो कॉलेज की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी यहीं पर होगी ना, बदल गया अभी, वहाँ नीचे वाली बिल्डिंग में सबसे आगे लाइब्रेरी थी ना, पूरी नहीं होगी, ऊपर क्लासरूम था, उसके पास लागू था। पढ़िए जरूर, ठीक है। न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, या नहीं हो पा रहा हो तो भाई मोबाइल में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, दैनिक जागरण या किसी का 100-150 रुपये का 300 पैसे कुछ करके, पता कितने का सालाना सब्सक्रिप्शन होता है, साल भर का ले लीजिए, पर डे न्यूज़पेपर आपको मोबाइल में मिलेगा। तो ये जरूर है कि आप अपडेट रहिए इंफॉर्मेशन से, सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। सूचनाएं नहीं हो रही तो फिर आप नहीं, ठीक है ना। तो जीके यही है, जनरल नॉलेज है कि जो कि सामान्य व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस होता है कि थोड़ा सा जो जागरूक होगा उसे पता है। जैसे जीएसटी की दर में चेंज है, नई जीएसटी की दरें निर्धारित हुई, ये बात तो जीके का है। अब मुझे तो पता है कि नहीं हो सकता, नई वाली जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं? क्या नाम आपका? आराध्या, कई आराध्या? नई वाली जीएसटी की कौन कौन सी दर है भाई? इतना पता है सर, जीएसटी कम हुई है, लेकिन ये नहीं पता कितना है। यही बात है। अब ये थोड़ी सी आपको इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, तब आप कहिए कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। पहले जीएसटी की 4 दरें थी,
5, 12, 18, 28 2 दरें खत्म कर दी गई। एक शून्य दर भी थी लेकिन उसको गिना नहीं जाता, 5वीं दर मानी जाती। 2 दरें खत्म कर दी गई। कौन कौन सी? 12 और 28। तो अब 5 और 18। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, मैगी पर कितनी जीएसटी है? आएगा क्वेश्चन, निश्चित आएगा, बदलेगा। अब ये हम नहीं बताएंगे। 18 नहीं है। पढ़िए इसको, जानिए, देखिए यही सब चीजें हैं। तो ये जीके होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। अब मैगी पे कितनी जीएसटी दर ये आम आदमी नहीं पता कर पाएगा, जनरल अवेयरनेस जो पढ़ेगा वो पढ़ पाएगा। और हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग जो टॉपिक बात करते हैं वो आपका जीएस का होता है, हम लोग इस पर चलते हैं। लेकिन ये बात कहिए कि यहाँ पढ़ाया जाए, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, सामान्य जानकारी है, आप रखिए, आप पढ़िए। अब आपसे कहेंगे नहीं पढ़ाइए साहब कि तमिलनाडु राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये नहीं क्लास हो पाएगा यहाँ पर। बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा अपने आप को लेवल को तैयार करिए, ठीक है। चलिए आइए, तो बात किसकी कर रहे थे हम लोग? मिनी रत्न। तो मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ठीक। अब आ जाइए दूसरे एंगल पे। एक तरफ उद्योग की बात हो गई, और उद्योग में अब हम बात करेंगे लघु उद्योग। तो पहले लिखिए कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग वे उद्योग जिसमें एक ही परिवार के लोग कार्यरत हो, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। इसमें श्रम शक्ति के लिए बाहरी लोगों को नहीं लिया जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा लघु उद्योग। लघु उद्योग भारत में सर्वाधिक व्यापक उद्योग है। तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में प्रमुख स्थान रखता है। लघु उद्योगों के उचित विकास और वित्तीयन के लिए इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। उचित विकास और वित्तीयन के लिए इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री। अब देखिए, जो इसमें उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो निवेश के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? निवेश के आधार पर यह कहा जाता है कि ये सूक्ष्म उद्योग हैं, ये लघु उद्योग हैं, ये मध्यम उद्योग हैं।
यानी इनकी जो सीमा यहाँ पर देखी जाएगी वो इनके निवेश के आधार पर देखी जाएगी। जैसा निवेश होगा वैसा यहाँ पर माना जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा है? माइक्रो, सूक्ष्म। तो लिखिएगा वे उद्योग अच्छा, माइक्रो उद्योग आप लोग समझ नहीं समझ रहे हैं? सूक्ष्म उद्योग क्या क्राइटेरिया होगी? बताइए। जो छोटे छोटे उद्योग और कोई क्राइटेरिया बताइए। और भी बताए भाई। कम से कम पूंजी में किया जाने वाला उद्योग। हाँ? कम से कम पूंजी। कम से कम। और कुछ? कम क्षेत्र में किया जाने वाला उद्योग। कम क्षेत्र। तो वर्तमान में इसकी पूंजी की एक क्राइटेरिया बनाई गई। यस सर। आपको वो क्राइटेरिया बिल्कुल पूरी तरह से याद है। तो लिखिएगा सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग जिनकी अधिकतम पूंजी 2.5 करोड़ तथा औसत कारोबार 10 करोड़ उन्हें सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। माइक्रो इंडस्ट्री। ये क्राइटेरिया यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार आता है। क्राइटेरिया 2025 में इस बार चेंज भी हुआ है। अभी तो इस साल नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, हो सकता है आने वाले समय में आपसे फिर से पूछा जाए, तो इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। सूक्ष्म उद्योग की क्राइटेरिया क्या है? निवेश कितना होगा? 2.5 करोड़ और व्यवसाय कितना है इनका? 10 करोड़। तो सूक्ष्म उद्योग केवल इतना आपको तैयार करना, बाकी और कुछ नहीं। दूसरा लिखिएगा स्मॉल इंटरप्राइजेज, लघु उद्योग। निवेश अधिकतम 25 करोड़, यानी 2.5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़। औसत कारोबार 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़। हाँ, औसत कारोबार 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़। यानी समझिएगा, पहले जो एमएसएमई की क्राइटेरिया थी वो केवल निवेश पर आधारित थी। पहले केवल एमएसएमई की क्राइटेरिया निवेश पर आधारित थी। बाद में इस क्राइटेरिया को, यानी जल्द ही इस क्राइटेरिया में 2 पॉइंट बना देंगे। एक तो आपका निवेश कितना है और दूसरा उसका आपका टर्नओवर कितना है। तो 2 बात हम दोनों आधार लेकर चलेंगे। तो माइक्रो के लिए निवेश अधिकतम 2.5 करोड़ और व्यापार 10 करोड़। सूक्ष्म के लिए अधिकतम 25 करोड़। अधिकतम 25 करोड़ निवेश और व्यापार 100 करोड़। अब लिखिए मीडियम इंटरप्राइजेज, मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग का जो क्राइटेरिया है, निवेश 125 करोड़। निवेश 125 करोड़। औसत कारोबार 500 करोड़। यानी किसी कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से ज़्यादा हो या उसका व्यापार 500 करोड़ से ज़्यादा हो तो वह एमएसएमई की क्राइटेरिया से बाहर हो। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? तो एमएसएमई की जो क्राइटेरिया है वो इनको आप याद रखिएगा। एमएसएमई
यानी इसके दो क्राइटेरिया, इसके दो क्राइटेरिया, इसके दो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको विशेष कर याद रखना है, इस बात को। लघु उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। और आप अगर देखिएगा तो ये बात गांधी जी के स्टेटमेंट से और ज़्यादा क्लियर होता है कि नेहरू भारी औद्योगिकरण के समर्थक थे, लेकिन गांधी जी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के प्रबल समर्थक थे। वो तो कहते थे केवल कुटीर उद्योग चले, हम भारत में भारी उद्योग करें ही ना। अगर हम गांधी जी को फॉलो किए होते तो आज ये बात थी कि भारत में बेरोजगारी नहीं होती, लेकिन अर्थव्यवस्था की ये जो प्रगति है ये भी न होती। यस सर। एक दूसरी बात ये भी कि अर्थव्यवस्था की जो आज की प्रगति है ये भी ना होती। तो क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं, एक चैप्टर शेयरिंग करिएगा, उद्योगों का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये टॉपिक आपका अवसंरचना से आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। डैश करके थोड़ा सा लिखिएगा तब समझा देते हैं। किसी भी उद्योग को वही स्थापित किया जाना चाहिए जहां उसके विकास के लिए किसी भी उद्योग को वही स्थापित किया जाना चाहिए जहां उसके विकास के लिए आवश्यक दशाएं और संरचनाएं विद्यमान हो। अवसंरचनाएं इनके विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी की बात समझिएगा, कोई भी इंडस्ट्री कहीं लगानी है तो ये जरूर देखा जाता है कि भाई ये उद्योग कहाँ लगाया जाए। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। 70-72 के दशक में संजय गांधी जी का इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में बड़ा अच्छा सा वर्चस्व। तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसमें संजय गांधी जी का बड़ा अच्छा वर्चस्व। एक दिन संयोग से संजय गांधी जी सुल्तानपुर किसी कार्य से आए थे, प्रतापगढ़ के ऊपर से हेलीकॉप्टर से गुजरे। उन्होंने अपने पीएस से पूछा कि भाई नीचे खेती थी, कहीं ये किस चीज़ की खेती है जो बहुत अच्छी खासी हरियाली है। पर्सनल सेक्रेटरी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो नीचे देखा तो कुछ लगा, तो उसने कहा कि साहब ये गन्ना है। क्योंकि शरबत और गन्ना दूर से देखने में एक जैसे। संजय गांधी जी ने पता करवाया कि प्रतापगढ़ में इतनी गन्ना मिले, तो पता चला एक भी गन्ना मिल रही। उन्होंने अपनी माता जी यानी इंदिरा गांधी जी से कहा कि आप तुरंत जाइए प्रतापगढ़ में गन्ना मिल का उद्घाटन करके आइए। अब संजय गांधी जी की बात इंदिरा गांधी जी टाल नहीं पाती थी। अब चाहे उसको आप बालक का प्रेम मोह कहिए या उनका डर भय कहिए, जो भी कुछ कह लीजिए, वो चली गई प्रतापगढ़ में गन्ना मिल का उद्घाटन करके चलिए। अब बड़ी बड़ी खबर छप गई कि जहां गन्ने का उत्पादन, वहां गन्ने मिल का नया निर्माण नहीं हो रहा है, जहां गन्ना ही नहीं है वहां पर गन्ना मिल स्थापित किया जा रहा है। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी ने वो समाचार पत्र संजय गांधी को दिया कि तुमने क्या करवा दिया। संजय गांधी ने कहा, अपने पीए को बुलाया, कहा ये कैसे हो गया। तो ये जानकारी होती है कि भाई अब आपको गन्ना मिल वहीं पर लगाना है जहां पर गन्ने का उत्पादन हो। अब जहां गन्ना ही नहीं वहां पर गन्ना मिल लगा तो क्या करोगे भाई। ये बेसिक बात आई अवधारणा की, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
ध्यान दीजिएगा बात पे, यहीं पर अवसंरचना का चैप्टर भी आपका कवर होगा। ये क्या है, उसका बेसिक बात आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। तो कोई भी उद्योग कहाँ लगाया जाए, इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। एक महोदय थे, उन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा सा लिखिएगा। उद्योगों लाइन चेंज कर देखिएगा, उद्योगों की अवसंरचना के लिए अल्फ्रेड वेबर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड वेबर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका उन्होंने 3 आधार बताए। इनके अनुसार कोई भी उद्योग वहां स्थापित किए जाए जहां उसकी की बिंदु, की पॉइंट, की समझ रहे ना, की पॉइंट मतलब मेन पॉइंट, मेन की पॉइंट की उपलब्धता। अब की पॉइंट क्या होता है उद्योग के लिए? बेसिकली 3 है। देखिए ट्रायंगल बनाइएगा, इस की बिंदु को निम्नलिखित ग्राफ से समझा जा सकता है। दिस की पॉइंट कैन बी अंडरस्टैंड विद द फॉलोइंग ग्राफ। भाई क्या बात है ग्राफ भाई, जैसा देखिए ट्रायंगल बना दीजिए। पहला है यहां पर रॉ मटेरियल। पहला क्या है? किसी भी लिखिए नहीं, खाली समझिए, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए रॉ मटेरियल सबसे जरूरी। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा फिर कैसे उद्योग बनाओगे भाई? तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा तभी तो आप आगे कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला की पॉइंट होता है रॉ मटेरियल। दूसरा की पॉइंट होता है लेबर। अब लेबर ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? लेबर ही बहुत जरूरी हो गया। लेबर के साथ साथ आप यहां जोड़ सकते हो एनर्जी। यानी ऊर्जा। कानपुर से बहुत सारे उद्योग बंद हो गए, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण पावर। 2010 के पहले कानपुर में दिन भर लाइट नहीं आती थी, रात में लाइट देते थे, कभी दिन में आ रही कभी रात में आ रही। और लेबर जो आप रखोगे तो लेबर हमेशा आएगा और लेबर तनख्वाह मांगेगा। लेकिन जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप तनख्वाह कहां से पाओगे भाई? पूरी इंडस्ट्री खत्म। तो यानी लेबर और एनर्जी दूसरा की पॉइंट। अगर ये है तो उद्योग चलेगा। और तीसरा की पॉइंट होता है मार्केट। तीसरा की पॉइंट क्या है? कोई भी उद्योग इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उसका ग्राहक हो, और जब उसके ग्राहक ही नहीं होंगे तो क्या करोगे बना करके भाई? तो मार्केट सीजन के अनुसार, मार्केट अकेजन के अनुसार, मार्केट रीजन के अनुसार बदलते रहते हैं। अब मान लीजिए आपको केरल में दुकान खोलना है, वहां वूलन कपड़ा कहाँ बेचोगे? बताइए, केरला में वूलन कपड़ा कहाँ बेचोगे?
कहीं नहीं, क्योंकि पूरी आप ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो केरल में गर्मी गर्मी पड़ती है, यस सर, ठंडी पड़ती ही नहीं। यस सर, अब आप त्रिवेंद्रम में बढ़िया फर्स्ट क्लास वुलन कपड़े दुकान खोल लीजिए, साल भर में एक ग्राहक नहीं आएगा। यस सर, अब आप कहोगे यार हमने इतना पैसा लगाया, इतना दुकान किया, इतना ऐसा किया और हमारा दुकान क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चलेगा? और लद्दाख में चिकन का कपड़ा नहीं बिकेगा। यस सर, तो यानी इसके लिए सबसे जरूरी देखा जाता है मार्केट। मार्केट रीजन, टाइम, डेट हर चीज के अनुसार बना हुआ है। यस सर, दीपावली में पटाखा बिकेगा तो होली में रंग बिकेगा। यस सर, आप होली में रंग बेच के देखो, अरे पटाखा बेच के देखो, बिकेगा नहीं। तो हर एक का एक समय होता है। दिन भर सड़क पर लोग रहते हैं, दुकान चल रही है, अब कोई कहते नहीं साहब रात में कोई नहीं खोलता, रात में हम खोलो दुकान, तुम रात को कितने ग्राहक आएंगे? आएंगे सर, लूटने वाले। तो मतलब ये बनता है कि हमारे लिए किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है, तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर, और ये सबसे महत्वपूर्ण की फैक्टर बन चुका है। यस सर, अब अगर इसके अलावा बात करें, तीन तो बेसिक बात हो गई, अगर हम इसके अलावा बात करें तो और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं? क्या इसके अलावा भी और कुछ है जिसकी जरूरत पड़ती है भाई? क्या जरूरत के अनुसार कुछ चीजें कैपिटल हो गया। अब जरा इसकी देखिए, इसके अलावा जो लोग प्रभावित करेंगे उद्योगों की स्थापना के लिए, वो आपका कहलाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी। यस सर, इसके अलावा लिखिएगा सरकारी नीतियां। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार की नीति बहुत मायने लगाती है। आज भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है और प्रदेश सरकार भी विदेशी निवेश के साथ साथ राष्ट्रीय निवेश को भी आकर्षित कर रही है। यस सर, इन्वेस्ट यूपी यस सर, कार्यक्रम चला रही है। G20 G20 की समिट तो चलो एक भाई कब पर अभी रिसेंट में गोमतीनगर में हुआ था। नहीं, गोमतीनगर में रिसेंट में 3 साल 4 साल पहले हुआ था, 2022 में हुआ था, ठीक है ना। और इस साल का G20 कहाँ हो रहा है? अभी मोदी जी गए थे भाग लेने, जी बताइए, अभी 2 दिन पहले मोदी जी G20 में भाग लेने गए थे भाई, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, यस सर, ठीक है ना। चलिए बात, तो यानी सरकार की नीतियां बहुत मायने लगाती हैं। ठीक, आगे लिखिएगा, वाटर, जल की उपलब्धता, पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। श्रम समूह, लेबर ग्रुप, ये भी बड़ा मायने लगाती है, बड़ी जबरदस्ती है। यातायात के साधन, बैंकिंग, बीमा, बाजार की समीक्षा, समीक्षा कि मार्केट के नजदीक आपको होगा, जितना नजदीक होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों नजदीक होगा? क्योंकि सप्लाई कास्ट उतना कम होगा, ट्रांसपोर्ट कास्ट। तो हमें हर तरह की चीज़ों को देखना होगा कि हम कोई बिजनेस कहाँ पे स्थापित करें, उसकी अवसंरचना की जरूरत क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको ध्यान से, यह एक बड़ा मायने बात लगाता है कि भाई कौन सा उद्योग कहाँ पर हम स्थापित करें। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने स्टील प्लांट हैं? एक, चलिए एक जवाब आया, एक, अच्छा एक आपका जवाब आया। हम तो अंग्रेजी में समझे कि आपका एक कहा।
चलिए हिंदी में आ जाते हैं। एक आप ले, उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा स्टील प्लांट नहीं, यस क्योंकि स्टील आयरन यानी लोहा का अब उत्तर प्रदेश में कहीं प्रोडक्शन नहीं है। यस सर। वो बेटा आपका हिंडाल्को का था, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। यस सर। स्टील का नहीं है। वो किसका था? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का है, हिंडाल्को थी। तो बात ये आती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अब लौह इस्पात उद्योग उत्तर प्रदेश में कैसे लग जाएगा। यस हाँ, जो राव आपका जो दूसरी तरह का सेकेंडरी माल आपका होता है उससे सरिया बनने की फैक्ट्री तो कई है। यस सर। तो मतलब ये बन रहा है कि हम ये जाने कि कोई भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो कहाँ पर रॉ मटेरियल है? अगर रॉ मटेरियल है तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी बात करिए लेबर। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए लेबर की बहुत जरूरत होगी। जैसे इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चित है जूट इंडस्ट्री। बिहार और पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चर्चित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सस्ता लेबर मिल जाता है। जूट का प्रोडक्शन होता है, उसको नदी में ले जाकर के डुबोया जाता है, डुबो करके फिर वहाँ से कुछ दिन बाद लाया जाता है, फिर उसको समुद्र में निकाल कर जूट निकाला जाता है। अपने यहाँ पटुआ नहीं बोलते हैं। यस तो पटुआ को पानी में सड़ाओगे तभी तो निकलेगा ना, यस सर। नहीं सड़ाओगे तो नहीं निकलेगा। तो जूट यानी पटसन इंडस्ट्री के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट। चाय का उद्योग, टी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, प्लकिंग के लिए, चाय पत्ती तोड़ने के लिए लेबर चाहिए आपको, स्किल्ड लेबर चाहिए। नहीं लेबर है तो नहीं काम चल पाएगा। तो यानी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो लेबर बेस्ड, एक रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरा एक इंडस्ट्री कुछ होता है जो मार्केट के समीप ही लग सकता है। मार्केट से दूर या बहुत दूर से माल उसको नहीं ला सकते। जैसे इसके लिए सबसे चर्चित कॉमन नाम आता है बेकरी। यस सर। केक बनाया गया, आपने केक बनाया, कई दिन तक चलेगा? एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं। एक हफ्ता चला दोगे? एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं चलेगा। दो मिनिमम 2 दिन। तीसरे दिन तो केक खराब ही हो जाएगा। यस सर। अब यानी आपको वही बनाना है जो अगल बगल का हो। अब आपको तो नहीं हम इंग्लैंड से केक मंगाएंगे, मंगा लीजिए आप इंग्लैंड से केक, आएगा वहाँ से केक, लेकिन किसी काम का नहीं हो, खराब हो जाएगा। यस सर। ऐसी इंडस्ट्री मार्केट के बिल्कुल पास में लगते हैं, बल्कि आप कह सकते हो मार्केट के बीच में लगते यस सर। हैं, और वो उनकी लोकल एरिया होगी। मुंबई का कोई बेकरी यहाँ बिकने आता है? नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? यहाँ खुद बेकरी है। तो यानी बेसिकली 3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट हैं जिसके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि लोकलाइजेशन आपकी कैसे, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री को बढ़ाओ। इसके अलावा भाई जैसे सरकार की नीतियाँ बढ़ा, दबाव समूह बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश में पहले उद्योग, बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं लग पाते थे? क्योंकि यहाँ पर राजनीति बहुत थी, यस सर। का प्रभाव था। सरकार कितना प्रयास कर रही है, सरकार कितना छूट दे रही है, इसका भी प्रयास पड़ेगा आपको। यहाँ पर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हर तरीके का प्रयास आता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बचती है जो आपको बढ़ाना है, और वो आपका आता है कि कुछ हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हुए हैं, कुछ हम इंडस्ट्रियल रीजन बनाए हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जहाँ से आपसे चर्चित क्वेश्चन आता है। सेंटर्स तो अब उतना चर्चित नहीं रह गया है, लेकिन कभी कभार तो क्वेश्चन आ ही जाता है। यूपी को लेकर के आपको अलग से क्वेश्चन बनता है। अगर वो क्वेश्चन आपने अगर ODOP तैयार कर लिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तो आप यकीन मानिए तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में टेराकोटा इंडस्ट्री कहाँ की चर्चा है? टेराकोटा ऐसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल। आप उठा के देखिए क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। यूपी स्पेशल जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग पटाखे जो दगाते हैं, इसके लिए पूरे भारत में सबसे चर्चित स्थान कहाँ है जहाँ सबसे ज्यादा पटाखे बनते हैं पूरे भारत में? कानपुर। और तो पटाखे दगाते हैं, उस पर क्या कुछ लिखा पढ़ा रहा था, देखते हैं। मुर्गा ब्रांड सबसे चर्चित, यस सर। कानपुर मुर्गा छाप पटाखे सबसे Yes. चर्चित पूरी दुनिया में, Yes. भारत में मतलब पूरे भारत में। अब ये तमिलनाडु के शिवकाशी जिले का है। यस शिवाकाशी।
कहाँ का है? सेवा का। सेवा का। और कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कानपुर का नहीं। नहीं तो ये सब चीजें ऐसे आपको मिनिमम क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर चर्चित है। तो थोड़ा सा कल इस पर हम आपसे बात करेंगे, फिर इसको लेकर के आगे। ठीक।